हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके न्यूमेरिकल करेंगे। जी हाँ, ये आपका सबसे पहला चैप्टर बनता है न्यूमेरिकल का आपके कोर्स का। इससे पहले जो आपने 4 चैप्टर्स किए वो टोटली थ्योरेटिकल थे। ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 है, जो एज पर टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंगली हम इस बुक को लेके चल रहे हैं। अपनी क्लासेस को लेके एज पर टीएस ग्रेवाल हम लोग आगे भी करते रहेंगे। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद कैसे कैसे वहां पे चीजों को ट्रीट किया जाता है और हम कैसे इक्वेशन बनाया करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले थ्योरी में कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हुआ करता है। तो देखिए आपकी थ्योरी में अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल expression which shows that assets and liabilities of a firm are equal. Full stop. An accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting, meaning every transaction has dual aspect or two aspect, that is debit and credit. अगर हम इसमें पढ़ें तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली बैलेंस शीट इक्वेशन कहलाता है। कौन सी इक्वेशन कहलाता है आपका? बैलेंस शीट इक्वेशन। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बैलेंस शीट क्या हुआ करती है। बैलेंस शीट जहां पे आपको एक तरफ लायबिलिटीज और दूसरी तरफ आपको असेट्स लिखनी होती हैं। यानी मैं सीधा सीधा ऐसी चीज बोल सकता हूं कि जहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज का कॉम्बिनेशन हो, ऐसी सब इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन या फिर कह सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैंने आपको थ्योरी में ये चीज बताई, एक बार फिर से थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी में सबसे पहली बात लिखी हुई है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। देखिए जरा देख लेते हैं इस चीज को। यानी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको करके दिखाना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लिखे तो असेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी जहां पे ये दो एस्पेक्ट, एक तरफ असेट्स और दूसरी तरफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर बैलेंस शीट इक्वेशन। फुल स्टॉप। उसके आगे लिखा था, देखिए फिर से, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी यहां पे कह रहा है साफ साफ कि ये डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग पे बेस्ड करता है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब एक चीज डेबिट होगी तो वही चीज आपको दूसरी जगह क्रेडिट दिख रही होगी। तो उसके दो पहलू, एक तो डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो यहां पे दो एस्पेक्ट बन जाते हैं। ऐसे हम ट्रांजैक्शन इस चैप्टर में करेंगे जहां पे एक जगह आप डेबिट कर रहे होंगे उसी चीज को दूसरी जगह क्रेडिट। इसका मतलब जहां एक जगह आप प्लस कर रहे होंगे वहीं दूसरी जगह भी आपको प्लस करना पड़ेगा, या फिर एक जगह आप माइनस कर रहे होंगे तो दूसरी जगह भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेस हो रही है यहां पे कि भाई दो चीज असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपको कई और तरीके से भी दिखाई दे सकती है। जैसे आप एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख सकते हैं, या फिर लायबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल भी हुआ करता है। तो ऐसे भी आप एक्सप्रेशन अलग अलग बना सकते हैं। जैसे आप 10th क्लास में अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ करके आए थे। जैसे a इक्वल्स टू मान के चलिए b प्लस सी है तो b इक्वल्स टू a माइनस सी भी हो सकता है। c इक्वल्स टू क्या हो सकता है आपका? a माइनस बी भी हो सकता है। तो ये अलग अलग एक्सप्रेशन आप 10th में पढ़ के आए हैं। तो इसमें मुझे अलग अलग तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना होगा कि एसेट्स हमेशा ही लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर हुआ करते हैं। अब यहां पे ट्रांजैक्शंस जो इफेक्ट करती हैं वो समझ लीजिए। आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लीजिए कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल सिंपली।
तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अब हम इसके आगे बात करते हैं। यहां पे कुछ ट्रांजैक्शंस होती है। नंबर 1 ट्रांजैक्शंस affecting 2 items, and number 2 transaction affecting more than 2 items। ये अभी आपको चीज समझ में नहीं आएंगी, बस इतना समझ लीजिए कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इन चीजों का तो वहां पे 2 चीज दिखाई देंगी, या तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो 2 आइटम्स को इफेक्ट कर रही हो, या फिर ऐसी सब ट्रांजैक्शन जो 2 से ज्यादा आइटम्स को इफेक्ट कर रही हो। तो सर आप जरा बता दीजिए आगे, क्योंकि हमें भी समझना है कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो 2 आइटम को एक साथ इफेक्ट करे, या ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है या जो 2 से ज्यादा आइटम्स को इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे पहली चीज पे आते हैं, लिख देते हैं ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स की। लेकिन वो ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करने के लिए आपको पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसमें हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए सर एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। अब आप सोच रहे हो सर आपने ये तो पहले ही पढ़ा चुके हो कि एसेट्स कौन कौन सी होती है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं कि एसेट्स में क्या क्या चीज आपको देखनी पड़ेंगी। यहां ऐसी लायबिलिटीज में क्या क्या चीज होती है वो भी एक एक करके कर लेते हैं। तो सबसे मैं पहले असेट्स के बारे में कौन कौन सी आइटम्स असेट्स में आते हैं वो लिख लेते हैं, जो कि आपके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नंबर 1 कैश, या फिर कह सकता हूं बैंक, दोनों भी चीज हो सकती है। कैश भी असेट होता है और बैंक भी असेट्स होता है। दूसरा स्टॉक, यानी आपकी दुकान के अंदर जितना भी माल पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, वो सब आपके लिए स्टॉक यानी असेट कहलाते हैं। नंबर 3 डेटर्स, डेटर्स यानी आपके ग्राहक, ग्राहक आपके क्या हो जाते हैं, असेट्स बन जाया करते हैं। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर भी आपकी क्या है, असेट्स। नेक्स्ट मशीनरी, और क्या हो सकता है, कार, कार भी आपके लिए क्या बन जाती है, असेट्स बन जाती है। और क्या चीज होती है, 7th बिल्डिंग, बिल्डिंग के अलावा और क्या चीजें आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं। वैसे तो मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपको मैं सिखाऊंगा कि ये क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और 9th है प्रीपेड, सॉरी आउटस्टैंडिंग इनकम आएगा यहां पे, और प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये आपके 9 तरीके के असेट्स आपके बार बार क्वेश्चंस में आएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए कि ये असेट्स हुआ करते हैं कैश बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, कार, बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंस। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है कि सर ये आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस कैसे आपके असेट्स बनते हैं। तो जरा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हटा देता हूं इसको, एक बार और देख लीजिए। सर आपने ये जो चीज बताई, पहली तो बताई आपने आउटस्टैंडिंग इनकम, और दूसरा बताया आपने प्रीपेड एक्सपेंस। एक बात बताइए, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम और भी क्या होता है, एक्रूड भी बोल देते हैं। एक्रूड, या फिर और कह सकते हैं ड्यू बट नॉट पेड। इन तीनों ही नाम से हम सेम आइटम को बुला सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं,
उसके बाद एक्रूड इनकम भी कह सकते हैं, या फिर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड की बात आ जाएगी यहां पे, पेड नहीं रिसीव्ड, क्योंकि इनकम की बात हो रही है यहां। अब एक चीज समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। मैं कहीं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूं, कंपनी में जॉब करते करते कोरोना क्राइसिस आ गई। आपको भी पता है कोरोना इस समय बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है, बहुत ज्यादा ही हाई लेवल पे जा रहा है, जो कि हमारे लिए थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है। तो कोरोना टाइम पे मेरी सैलरी नहीं आई, वो इकट्ठी होती चली गई, 1 महीने 2 महीने, यानी अप्रैल की, मई की, जून की, जुलाई की। अब अगस्त में क्या हुआ, अगस्त में मुझे अब सैलरी की जरूरत थी। तो एक बात बताइए कि कोई भी इनकम है, जब मैं काम कर रहा हूं तो वो जो मिलनी चाहिए, यानी वो तो मेरी कौन है, अपनी है, यानी कभी ना कभी मुझे मिलेगी। तो जब कोई भी चीज अपनी होती है और कभी ना कभी मुझे मिलनी होती है, उसको हम असेट्स का नाम देते हैं। आउटस्टैंडिंग यानी रह गई है, इनकम कौन सी, सैलरी, यानी मुझे सैलरी मिलनी अभी बाकी है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम या फिर सैलरी का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो चीज आपकी इनकम है, मिलने वाली थी बट मिली नहीं है, मिल जाएगी, तो उस केस में उसको हम असेट्स मान के चलते हैं। ऐसे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी आने वाला खर्चा आपने पहले ही कर दिया, प्रीपेड कर दिया, उनको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। अब एक बात बताइए, कोई भी खर्चा आपने पहले ही कर दिया तो उसकी सर्विसेज का फायदा तो आप आने वाले टाइम में उठाएंगे, तो इसी वजह से वो प्रीपेड एक्सपेंस आपका असेट बन जाता है। जैसे एग्जांपल, आपने क्या किया, आपके घर में दूध आता है, उस दूध के लिए आपने प्रीपेड कर दिया, यानी आपने 4 महीने का पैसा उसको एडवांस में दे दिया। अब ये होते 4 महीने का पैसा आपने एडवांस में दे दिया, तो आपके लिए क्या हो गया, ये तो मजबूती हो गई, अच्छी बात हो गई, क्योंकि आप अब 4 महीने के लिए दूध पी सकते हैं, यानी दूध मंगवा सकते हैं। तो इट मींस क्या है, आपने खर्चा पहले से ही कर दिया है, पहले से कर दिया तो आगे आने वाले समय में आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से वो आपके लिए क्या बन जाता है, असेट्स बन जाता है। तो जो इनकम आने वाली थी, आई नहीं है, आज जाएगी, उसको आउटस्टैंडिंग इनकम कहेंगे, वो भी असेट्स आपकी। और कोई भी चीज जो आपने पहले से खर्चा कर दिया है, जो आपको आने वाले समय में करना चाहिए था, तो वो भी आपकी असेट्स बन जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको मजबूती नजर आती है, चीज अपने फेवर में समझ में आती है, तो वो सारी चीज आपकी असेट्स कहलाती है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज में कैपिटल तो होती है, और क्या चीज लायबिलिटीज में आती है, सबसे पहली चीज आती है, जैसे यहां एसेट्स में डेटर आ रहे थे, यहां लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आते। नंबर सेकंड, कोई भी लोन भी आपका किस में आता है, लायबिलिटीज में आता है। जैसे यहां पे आउटस्टैंडिंग इनकम आई, लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाता, यानी कोई भी खर्चा करना बाकी है, यानी मेरी लायबिलिटी बनती है कि भविष्य में कभी ना कभी उसको मैं पे करूं। तो ऑब्वियस सी बात है, लायबिलिटी समझ में आ रही है, वी आर लायबल टू पे इन फ्यूचर, तो इसी वजह से वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी अभी बकाया खर्चाया भी किया नहीं है, तो आगे भविष्य में करेंगे, तो इसी वजह से वो लायबिलिटी बन रही है। ऐसी यहां पे लिखा आपने प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रीपेड इनकम, यानी किसी ने आपको पहले से ही इनकम दे रखी है, तो यू आर लायबल टू रेंडर सर्विसेज फॉर हिम। सपोज मैंने आपको कुछ आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आपने मुझे 5,000 रुपए पहले से ही पे कर रखे हैं, तो आई एम लायबल टू टीच यू, यानी मैं कहीं ना कहीं कर्जदार हो गया, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं आपको क्या करूं, आपको पढ़ाऊं, जितनी भी मैंने आपसे फीस चार्ज कर ली है। तो अगर मुझे पहले से ही कोई भी इनकम मिल जाती है और उसके लिए मैंने सर्विस अभी तक नहीं दी है, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं लायबिलिटीज कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, वही चीज, क्रेडिटर्स, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड इनकम। आपको चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये चीज समझ लेनी होंगी, लर्न कर लेनी होंगी, इसी वजह से, क्योंकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सके। तो आप पहले एसेट्स को याद कर लीजिए और फिर लायबिलिटीज को याद कर लेते हैं। तो मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज कीजिए, रिपीट करते हैं। सबसे पहले एसेट्स, एसेट्स में नंबर 1 कैश बैंक, नंबर 2 स्टॉक, नंबर 3 डेटर्स,
डेटर्स के बाद में आपके आ जाते हैं कोई भी मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। इसके अलावा और क्या चीज थी, आउटस्टैंडिंग कोई भी इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये सारे के सारे आपके असेट्स कहलाया करते हैं। क्लियर। इसके अलावा आपकी लायबिलिटी साइड में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले कैपिटल, वो हमने कैपिटल अलग से लिखते हैं। कैपिटल के बाद दूसरा क्रेडिटर्स, कोई भी लोन हो वो लोन, और दो चीज एसेट्स में जो चीज लिखी थी उसकी अपोजिट, एसेट्स में लिखा था आउटस्टैंडिंग इनकम तो लायबिलिटी में आई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वहां पे लिखा था प्रीपेड एक्सपेंस तो यहां पे आएगा प्रीपेड इनकम। तो ये चीज आपको पहले याद रख लेनी होगी, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस के आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस दो जगह इफेक्ट करती हैं। तो वो ट्रांजेक्शन मैं आपको नोट डाउन भी कराऊंगा और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी करके दिखाऊंगा कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, तो वहां पे उस ट्रांजेक्शन को कैसे ट्रीट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स को। स्टूडेंट्स एक एक करके आप ट्रांजेक्शंस लिखते जाएंगे और उसके बाद मैं जो ट्रीटमेंट बता रहा हूं वो भी आप नोट करते जाएंगे ध्यान से। ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स के आधे ट्रांजेक्शंस अराउंड समझते हैं कि आपके 9 से 10 आइटम्स ट्रांजेक्शंस हैं, जिसमें आधे हम इस क्लास में कवर करेंगे और बाकी के आधे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहली ट्रांजेक्शन नंबर वन ट्रांजेक्शन है ही कमेंसेस हिज बिजनेस with rupees 20,000 as capital। जब भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स को हम करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कौन सी दो साइड, क्योंकि दो आइटम्स को इफेक्ट कर रहे हैं, कौन से दो आइटम दोनों साइड में या सिंगल साइड में अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से दो आइटम। एक बात बताइए, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कमेंस किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया उस चीज को हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल। तो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने कैपिटल लगाई उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल क्या होगी, एक तरफ लिख देते हैं, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि नई कैपिटल लग चुकी है। तो इंक्रीज का मतलब प्लस कह सकता हूं मैं, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी तरफ जो कैपिटल लगाई वो किस में लगाई, कैश में लगाई। किस में लगाई, कैश में। तो इसीलिए उसमें कैश भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। तो ऐसे इफेक्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में करके दिखाने होंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं इसमें, एक तरफ लिख रहा हूं असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखिए कैश किस साइड में आता है आपका, असेट साइड में, तो आप इसके नीचे तुरंत कैश लिख देंगे। कैपिटल पहले से कैपिटल दे रखा है तो आप कैश के नीचे प्लस लिख देंगे, क्या, अपना 20,000 प्लस कर देंगे। और दूसरी तरफ भी कैपिटल में क्या, आपका प्लस 20,000 कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन बन गई, यानी दोनों चीज इक्वल बनी। इस तरफ भी बैलेंस 20,000 का बढ़ा और इस तरफ भी बैलेंस आपका 20,000 का बढ़ा। तो ऐसे ही आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी होगी जो कि दोनों साइड को बराबर रख के चले। तो हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी कि भाई किसी ने बिजनेस शुरू किया, उसमें कैपिटल लगाई तो कैपिटल भी बढ़ी, और किस नेचर में लगाई, कैश में, तो कैश भी बढ़ा। तो दोनों चीज बढ़ा दी, एक तरफ कैश बढ़ा दिया और दूसरी तरफ कैपिटल। तो दीज बोथ साइड्स आर बिकम इक्वल, ये दोनों ही साइड्स आपकी इक्वल आ जाती है। तो ये थी पहली ट्रांजैक्शन, जरा नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। स्टूडेंट्स दूसरी ट्रांजैक्शन है, दूसरी ट्रांजैक्शन नोट करेंगे। बी ट्रांजैक्शन, बी ट्रांजैक्शन में है परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर
फॉर कैश, सॉरी, फॉर ₹500 इन कैश। तो फिर से मुझे क्या करना होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होगी। इस साइड में मैं देख लेता हूं कैसे कैसे इफेक्ट आ रहा है। आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपके पास क्या आया, फर्नीचर आया। क्या फर्नीचर आया तो बड़ा फर्नीचर आपके पास, बिल्कुल। तो फर्नीचर क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, यानी बढ़ गया। और आप क्या उसको दे आए, वहां गए और कैश दे आए। तो कैश क्या गया आपके पास से खत्म हो गया, यानी घट गया। तो यहां पे कैश घट जाएगा। यानी जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इट मींस इस साइड पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, आपकी इफेक्ट आ रहा है केवल असेट साइड में। एक तो आपके कैश भी असेट्स है और फर्नीचर भी आपका असेट्स है। तो देखिए कैश में आप क्या करोगे, कैश आपके पास से गया तो माइनस कर दोगे 500 और फर्नीचर आपके पास आया तो प्लस कर दोगे 500। तो एक ही साइड में एक तरफ तो प्लस हो गया और दूसरी तरफ ही वहां से माइनस हो गया। तो आपकी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगी, क्योंकि आपने इसी साइड से प्लस किया और इसी साइड से माइनस कर दिया। तो अभी फिलहाल हम केवल इफेक्ट देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि आपके बैलेंसेस इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इन चीजों पे ध्यान देंगे। अभी फिलहाल आपको बस इसका इफेक्ट देखना है। आपके पास फर्नीचर आया तो आपने प्लस कर दिया, आपकी तरफ से कैश गया तो कैश को माइनस कर दिया, और ये दोनों ही चीजें आपके लिए क्या है, असेट्स है। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर थर्ड, स्टूडेंट्स नंबर थर्ड में यानी तीसरी ट्रांजैक्शन जो है उसको देख लेते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹1000 इन कैश। यानी इनका इफेक्ट देख लीजिए। जब आप गुड्स परचेज करके लाए, गुड्स मतलब स्टॉक की बात होती है। जब भी केवल शब्द लिखा हो गुड्स तो इसका मतलब स्टॉक की बात हो रही है। तो आप जब गुड्स खरीद के लाए तो आपके पास स्टॉक आ गया, तो स्टॉक इंक्रीज कर गया, इट मींस प्लस हो गया। और आपके पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो कैश आपकी तरफ से क्या हो जाएगा, चला गया, डिक्रीज मतलब माइनस। तो आप फिर से लिखेंगे असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हालांकि इस साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि असेट साइड में ही आया करते हैं स्टॉक। पहले लिख लेते हैं कैश लिखा जाता है और फिर उसके बाद में लिख दीजिए स्टॉक। तो कैश और स्टॉक, कैश में से माइनस हो गए कितने, 1000, और स्टॉक बढ़ गया तो प्लस कर देंगे 1000। तो इस तरीके से स्टॉक और कैश पे इंपैक्ट आया, इट मींस असेट्स पे ही इंपैक्ट आया, दूसरी साइड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डी पॉइंट पे आते हैं। स्टूडेंट्स डी पॉइंट जो है वो देख लीजिए। ये जो डी पॉइंट है, परचेज गुड्स फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट। अभी तक हमने कैश में किया था, अब हम जरा क्रेडिट की बात करते हैं। जब आपने उधार खरीदा तो सामने वाला आपके लिए क्या था, दुकानदार। यानी यहां पे दो वर्ड आएंगे, एक तो स्टॉक आएगा और दूसरा आएगा आपका क्रेडिटर। तो ये सामने वाला आपके लिए दुकानदार बनता है। आपने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक बढ़ गया, और यहां पे उधार खरीदा तो आपके क्रेडिटर का भी बैलेंस बढ़ जाता है। तो ये कभी ना कभी आपको उसको पे करना पड़ेगा। तो यहां भी आप प्लस कर दोगे और यहां भी आप चीजों को प्लस कर दोगे। तो यहां देखिए, यहां पे कैश में तो कुछ होगा नहीं, स्टॉक में आपने इधर प्लस कर दिया, दूसरी तरफ आपने क्रेडिटर, तो लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स आते हैं, उस क्रेडिटर्स में आप क्या कर देंगे, +1000। तो आप देखिए
यहाँ पे स्टॉक में भी 1000 प्लस है और आपके क्रेडिटर में दूसरी साइड में भी 1000 प्लस है। तो आपके स्टॉक आप गुड्स खरीद के लाए इसलिए बढ़ा और क्रेडिटर आप उधार खरीद के लाए इसलिए क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये थी आपकी डी पॉइंट, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये थी 4 ट्रांजैक्शंस जो कि हमने सिंपली बिजनेस कमेंस करने की पड़ी और साथ ही साथ गुड्स परचेज करने की पड़ी। यानी कहीं गुड्स परचेज हो रहे थे तो कहीं फर्नीचर परचेज हो रहा था। तो इन 4 ट्रांजैक्शन में हमने ये देखा कि कौन से 2 आइटम्स आपके इफेक्ट करते हैं। जैसे पहली आइटम में कैपिटल और कैश इफेक्ट किया, ऐसी बाकी के ट्रांजैक्शन में एसेट साइड में इफेक्ट आया। तो आप इन 4 ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे, देखेंगे कि मैंने क्या आपको पढ़ाया, इस पूरी वीडियोस को अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आगे के आइटम्स को कवर कर सकें। स्टूडेंट्स हमें इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि हमें चैप्टर पहले समझना है, इसीलिए धीरे धीरे करके एक एक करके ईच आइटम को आप समझते जाएंगे। तो हमारी क्लास आज इतनी ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक का बाकी का पोर्शन कवर करेंगे और आगे जो ट्रांजेक्शन्स मोर देन 2 आइटम्स में इंपैक्ट डालते हो ऐसी सब ट्रांजेक्शन्स भी हम करेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं ओवर करते हैं, बाकी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।